अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इख्तिलाफी नोट में खुशामदीद और मैं हूँ आपके साथ बहरीन फातिमा। तो प्रोग्राम में हम आज बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम कलअदम करार देने के खिलाफ वफाकी हुकूमत समेत दीगर मुतासरीन की इंट्रा कोर्ट अपीलें मंजूर करते हुए नैब तरामीम बहाल कर दी हैं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने मुख्तसर फैसला सुनाते हुए कहा, ये तरामीम ना तो आइन और ना ही बुनियादी इंसानी हकूक़ के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट का ये काम नहीं कि वो मुल्क के आइनी इदारों में मुदाखलत करे और पार्लियामेंट के गेट कीपर का किरदार अदा करे। नैब कानून का असल मकसद सियासतदानों से सियासी इंतकाम या सियासी इंजीनियरिंग था। पार्लियामेंट को आइन साजी का इख्तियार है और बानी पीटीआई ये साबित नहीं कर सके कि ये तरामीम गैर आइनी हैं। इन तरामीम में से बहुत सी तरामीम के मेमार इमरान न्यासी खुद थे। बानी पीटीआई ने नेक नियती से दरखास्त दायर नहीं की। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद नैब ऑर्डिनेंस में सन 2022 में होने वाली 27 तरामीम अपनी हालत में बहाल हो गई हैं। और नाजरीन, याद दहानी के लिए आपको बताते चले कि जो अहम तरामीम की गई थी उनमें कहा गया था कि नैब 50 करोड़ से कम मालियत के मामलात की तहकीकात नहीं कर सकता। नैब धोखाधड़ी के किसी मुकदमे की तहकीकात तभी कर सकता है जब मुतासरीन की तादाद 100 से ज्यादा हो। नैब किसी भी मुल्जिम का ज्यादा से ज्यादा 14 दिन का रिमांड ले सकता है। ताहम बाद इसमें मजीद तरमीम करते हुए इस मुद्दत को 30 दिन तक बढ़ा दिया गया था। नैब वफाकी, सूबाई या मकामी टैक्स के मामलात पर कार्रवाई नहीं कर सकता था और मुल्क में काम करने वाले रेगुलेटरी इदारों को भी नैब के दायरा कार से बाहर निकाल दिया गया था। बिल में कहा गया कि इस ऑर्डिनेंस के तहत अफराद या लेन देन से मुतालिक ज़ेर इल्तवा तमाम पूछताछ, तहकीकात, ट्रायल्स या कार्रवाइयाँ मुतल्लिका कवानीन के तहत मुतल्लिका हुकाम, महकमों और अदालतों को मुंतकिल की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले को तहरीक इंसाफ NRO 2 से तशबीह दे रही है। शिबली फराज साहब कह रहे हैं कि आज का फैसला NRO 2 था, मुकदमा अवाम पर लेकर जाएंगे। फिर मजीद भी उनकी जानिब से क्या गुफ्तगू की गई है, पहले वो देख लेते हैं। तो नाज़रीन, ऐसे में पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब ने भी रद्द-ए-अमल दिया। उनका कहना है कि दौरान समाअत बानी पीटीआई से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मेरा नुकसान होता है तो होने दे, मुल्क का फ़ायदा होना चाहिए। आज के फैसले के बाद तोशाखाना 2 केस अमलन ख़त्म हो चुका है और अलकादिर ट्रस्ट केस भी ख़त्म ही समझे। नाज़रीन, ऐसे में अपोजिशन कुछ भी कहे, लेकिन अहम सवाल तो ये है कि एहतसाब का अमल मौसर हुआ या मजीद मुतनाज़ा हो चुका है। और यही सवाल हम अपने पैनलिस्ट के सामने भी रखेंगे। अदिल साहब, आपसे प्रोग्राम का मैं आगाज़ करूंगी। और जिस तरह से अदालत ने पार्लियामेंट की सुपरमेसी को बरकरार रखा और फैसले में कहा गया कि पार्लियामेंट मुकद्दम है, नैब तरामीम भी हो गई, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया, लेकिन ऐसे में आप क्या देखते हैं हुकूमत की जानिब से वाइट कॉलर क्राइम को रोकने के लिए क्या हिकमत अमली है और गरीबों को किस तरह से सपोर्ट किया जा सकता है? देखें, आपने जो पहले कहा ना कि एहतसाब का अमल मुतनाज़ा हो चुका, इसमें कोई शक नहीं है कि मुल्क में एहतसाब का अमल सवाए जो फौज का इंटरनल एहतसाब का अमल है जिसकी एक साख है, मुल्क भर में बाकी जहां कहीं भी एहतसाब का अमल है ये एस्टैब्लिश हो चुका है कि वो उसके पीछे सियासत या जो सियासी अनाद या उसमें जो सियासी मकासद होते हैं। अब ये देखें कि इस केस के भी 2 बड़े मुख्तलिफ पहलू जो हैं वो सामने आए हैं। बुनियादी तौर पे तो PDM ने ये खुद के अपने जो उनकी जो लीडरशिप है उनको नैब के केसेस से बचाने के लिए ये तरामीम की थी और उसमें एक प्रिंसिपल स्टैंस जो था जो इमरान खान का था उसमें उन्होंने इसको चैलेंज किया। वो पहले ये केस जीते, अब वो केस हार गए। शिबली फराज साहब ये कह रहे हैं कि NRO 2 है, लेकिन हकीकत बात ये है कि इसकी बेनिफिशरी इस वक्त मौजूदा वक्त जो है उसमें सबसे बड़ी बेनिफिशरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। लेकिन PDM ने जब ये केस बनाया, जब ये कानून बनाया तो उन्होंने इससे फायदा लेने के साथ बदनामी भी ली और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त एक बड़ी दिलचस्प सिचुएशन में है कि वो एक अपने प्रिंसिपल स्टैंस पे भी खड़े हैं। उनका अदालत में बज़ाहिर वो ये केस हार भी गए हैं, बाहर आके वो इसको NRO 2 भी कह रहे हैं, लेकिन उनके जो चेयरमैन जो साबिक चेयरमैन बानी जो PTI हैं वो इसके सबसे बड़े बेनिफिशियरी किस तरह हैं। तोशाखाना 2 केस जो है चूंकि ये 7 करोड़ रुपए के गिर्द घूमता है और ये उस जो क्वालिफिकेशन एक मुकर्रर की गई थी 50 करोड़ रुपए से कम वाले मामले जो हैं वो दीगर फोरम्स को रेफर हो जाएंगे। ये अब एंटी करप्शन को जाएगा या FIA को जाएगा। ये नैब ने मुल्क भर से तफसीलात अपने ऑफिस से मंगवा ली हैं और अलकादिर ट्रस्ट केस जो है
उसमें भी बानी पीटीआई को इसमें फायदा इस तरह से होगा कि उसमें यह कहा गया कि कलेक्टिव डिसीजन जो हैं, जो काबीना की सतह पर जो ऐसे फोरम होते हैं, जो आईनी कानूनी फोरम है, उनकी सतह पर जब ये फैसले होते हैं तो उसमें इस्तिस्ना मिलता है। लेकिन इसमें एक इशू है कि उसमें एक क्लॉज ये डाली गई थी कि उस शख्स ने पर्सनल गेन ना लिया हो। तो इस केस की प्रोसीडिंग जो हम कवर कर रहे हैं उसमें अभी तक नैब की टीम जो है वो पर्सनल गेन के हवाले से भी कोई चीज उस तरह से बज़ाहिर अभी तक तो स्टैब्लिश नहीं कर सकी। तो इसमें भी तहरीक इंसाफ की लीगल टीम ये समझती है कि इसमें भी उनका फायदा, एक मामला 190 मिलियन पाउंड वाला जो इससे जुड़ा है और अलकादिर ट्रस्ट केस इसको कहा जाता है, 190 मिलियन पाउंड केस कहा जाता है, उसमें एक कलेक्टिव डिसीजन चूंकि वो काबीना की सतह पे हुआ था और इसमें जो पर्सनल गेन है और एक और बारे सबूत जो है नैब पे आ गया, तो नैब पे जिम्मेदारी बढ़ गई बारे सबूत की। पर्सनल गेन भी नैब ने स्टैब्लिश करना है और इसमें जो कलेक्टिव डिसीजन है काबीना की सतह पे हुआ, जो इसमें इस्तिस्ना दिया गया। तो ये दो केसेस ऐसे हैं कि बज़ाहिर चेयरमैन जो बानी पीटीआई हैं वो ये केस तो बज़ाहिर हार गए और ये बाहर आके ये भी कह रहे हैं ये NRO2 है उनका, वो अपने प्रिंसिपल जो उनका स्टैंड है, मौकफ है, उस पर कायम है। अदालत में भी उन्होंने कहा जी चाहे मुझे नुकसान होता है, लेकिन सूरत हाल बड़ी दिलचस्प बन गई कि इस वक्त उसके सबसे बड़े बेनिफिशरी वो हैं और इनका केस जो है हमें जरा ये बता रहे हैं कि वो FIA को या एंटी करप्शन को आइंदा चंद दिन में जो है वो मुंतकिल कर दिया जाएगा। ठीक है, मुंतकिल कर दिया जाएगा। साथ साहब, जिस तरह से अदिल साहब भी बता रहे हैं और बानी पीटीआई भी कहते रहे हैं कि ये तरामीम गैर आइनी है, दूसरी जानिब हुकूमत हम देखते रहे कि हुकूमत डटी रही कि ये आइनी तौर पर दुरुस्त है, जो कि आज भी साबित हो गया सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। और आप क्या देखते हैं कि इस फैसले का खासतौर पर बानी पीटीआई के खिलाफ केसेस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि इस केस को उसी तरीके से चैलेंज किया गया था जिस तरह NRO को चैलेंज किया गया था। हम अगर एक मिनट के लिए मैं इन दोनों केसेस का मवाजना कर दूं और फिर इस जजमेंट पे और उसके इफेक्ट के ऊपर बात करते हैं। NRO जो नेशनल रिकन्सिलिएशन ऑर्डिनेंस है, जो मुशर्रफ साहब ने इंट्रोड्यूस करवाया था, उसके थ्रू हुआ ये था कि जो केसेस नैब में शरीफ ख़ानदान के और पीपल्स पार्टी के पड़े हुए थे, ख़ास तौर पे जरदारी साहब के ख़िलाफ़, उन केसेस को ख़त्म करने के लिए कानून साजी की गई कि अब से ये केसेस नहीं चलेंगे। ये नैब का दायरा इख्तियार इस तरह थोड़ा सा कम कर दिया जाएगा और 50 लाख से कम के ऊपर नहीं होगा और इतने करोड़ से ऊपर के ऊपर नहीं होगा और फलां नहीं होगा और ढमकाना नहीं होगा। ये करके तो उन केसेस को ख़त्म कर दिया गया था एक कानून साजी के थ्रू। इस नैब की तरमीम के अंदर भी किया यही गया कि एक सेपरेट नेशनल रिकन्सिलिएशन ऑर्डिनेंस तो पास नहीं किया गया, लेकिन कानून साजी के थ्रू नैब की शिकों के अंदर से वो चीज़ें चेंज कर दी गई जिसके तहत नवाज शरीफ साहब की पार्टी के कुछ चीदा लोग और जरदारी साहब और दीगर के ख़िलाफ़ जो केसेस चल रहे थे उनको नैब की जुरिस्डिक्शन से निकाल दिया गया। बल्कि जब ये अमेंडमेंट आई तो उसके बाद नून लीग के बहुत से लोग अदालतों में गए और कहा कि अमेंडमेंट आ चुकी है और उनके केसेस इस बेसिस के ऊपर नैब ने बंद कर दिए कि कानून के अंदर अब इसकी इजाज़त मौजूद नहीं है या हमारा दायरा इख्तियार नहीं है। तो अगर कानूनी तौर पे, आइनी तौर पे देखा जाए तो ये बिल्कुल उसी तरह का, मनोवन तकरीबन उस तरह का केस है जिस तरह का NRO केस था। वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये एक बड़ी आर्बिट्ररी सी चीज़ है। ये आप कैसे डिटर्मिन करेंगे कि एक शख्स जिसने 5 करोड़ की करप्शन की है या 50 करोड़ की करप्शन की है उसको तो नैब पकड़े और एक शख्स जिसने 50 उससे थोड़ी सी 2 रुपए कम की है करप्शन तो उसको नैब नहीं पकड़ेगा, वो कहीं और जाएगा और उसका एक और गैर मुतनाज़ा सा ट्रायल चलेगा। ये तो बड़ी आर्बिट्ररी चीज़ है। आप कैसे डिटर्मिन करेंगे ये बात? आप और मैं या कोई भी शख्स बैठ के ये कैसे कहेगा कि फलां शख्स अगर चोरी करे तो वो नैब में नहीं जाएगा और फलां शख्स चोरी करे तो नैब में जाएगा? अगर 10 रुपए की चोरी होगी तो नैब में नहीं जाएगी, अगर 11 रुपए की चोरी होगी तो नैब में जाएगी। इसी आर्बिट्ररी बेसिस के ऊपर NRO का केस स्ट्राइक डाउन किया गया था या NRO स्ट्राइक डाउन किया गया था। सुप्रीम कोर्ट का जब तफसीली फैसला आएगा तो इस बात को कानूनी तौर पे कम से कम समझने में बड़ा ज़रूरी होगा वो फैसला कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी माजी की जुरिस्प्रूडेंस से जो ये कहती रही कि इस तरह की डिस्टिंक्शंस गैर आइनी हैं, NRO को गैर आइनी डिक्लेयर किया गया। जब ये वाला इस नैब के मुकदमे की को सुना जा रहा था इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने भी कहा कि ये गैर आइनी है। तो कैसे अपील की स्टेज के ऊपर इसको
मनोअन यक्सर जो है वो इसको आईनी करार दे दिया गया। ये बात तो मेरा ख्याल है तफसीली ऑर्डर के रीजंस में पता चली। बिल्कुल। लेकिन जो आपने बुनियादी आपकी इजाजत से मैं दो बातें और करना चाहता हूँ। जी साहब, मैं 2 बातें और करना चाहता हूँ, सॉरी। एक बात ये कि और माजरत अगर आप इसमें इंटरप्ट ना करें तो ये थोड़ा बेहतर होगा। सबसे पहली बात ये कि जो हमारा पहले से मुतनाज़ा एक ऐसा अमल है जिसमें हम कमर ज़मान चौधरी साहब जो नैब के चेयरमैन थे वहाँ से ऑनवर्ड्स लोगों को बताते रहते हैं कि वो हुदैबिया का केस हो, वो दीगर इस तरह के केसेस हों, नैब को जब हल्की सी एक्सक्यूज़ मिली तो नैब ने आके कहा कि हम ये मुकदमात नहीं परसू करना चाहते। नवाज शरीफ साहब की अपनी अपीलों के अंदर यही जो इतनी बड़ी पैनमा के नीचे जो अपीलें थीं उसके अंदर नैब ने खुद जाके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मनोअन खुद कहा कि हमें नवाज शरीफ साहब और उनकी फैमिली दरकार नहीं है, हम उनके खिलाफ केसेस बंद करना चाहते हैं। ये तो एक डिज़ाइन का हिस्सा है, लेकिन इससे जो और इसकी वजह से नवाज शरीफ साहब की फैमिली और दीगर लोग और इवन इमरान खान साहब को भी इन केसेस के अंदर, तोशाखाना 2 के अंदर, दीगर केसेस के अंदर बेनिफिट मिलेगा। हम इस पॉलिटिकल लम्हे से तो गुजर जाएंगे। नवाज शरीफ साहब भी कहेंगे मेरे खिलाफ कोई कन्विक्शन नहीं, जरदारी साहब भी कहेंगे मैंने आज तक कोई करप्शन नहीं की, इमरान खान साहब भी कहेंगे कि मेरे केसेस भी ख़त्म हो गए। लेकिन इससे जितना बड़ा धचका अकाउंटेबिलिटी के प्रोसेस को पाकिस्तान के अंदर पड़ेगा, हमने अब तकरीबन ये बात सेटल कर ली कि आप अगर नैब की रिकवरीज देख लें पिछले 2-2.5 साल की तो आपको पता चलेगा कि कोई मेजर रिकवरीज नहीं है। आप कन्विक्शंस देख लें तो आपने और मैंने कम अज़ कम, हम हर हफ्ते टेलीविज़न शो करते हैं, हमने कोई ऐसा मुनासिब बात नहीं की पिछले 2-2.5 साल के अंदर कि नैब की किसी प्रोसीडिंग के बारे में कि नैब ने फलां को पकड़ा, उससे पैसे रिकवर किए। आप मुझे याद करवा दें कि आखिरी दफ़ा ये बहस टेलीविज़न पे कब हुई थी कि नैब ने एक मगरमच्छ को पकड़ा और उसमें से पैसे निकाल लिए जो कि हमारे नेशनल एक्सचेकर के अंदर चले गए, और आइंदा के लिए नवीद सेट कर दी कि अब इस तरह की अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस कड़ा होगा, सख्त होगा। अकाउंटेबिलिटी के ऊपर तो हमें तकरीबन इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लेनी चाहिए। अब इसका कोई नया सेटअप आएगा जिस पे लोगों को एतबार होगा। मेरा नहीं ख्याल कि नैब के ऊपर अब लोगों को इस तरह का एतबार रह गया। ठीक है, नैब पर कोई एतबार रह गया, बिल्कुल। और इसी पर नाज़रीन हम बात जो है वो कंटिन्यू करेंगे, लेकिन यहाँ पर मुझे शामिल करने एक छोटी सी ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। और हसन साहब आपकी तरफ आऊँगी। जिस तरह से हम ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे, एहतसाब से मुतालिक आप बेशुमार ख़बरें देते रहे हैं, कई रेफरेंसेस और कई मेगा केसेस को आपने रिपोर्ट किया है, लेकिन अब नैब तरामीम के फैसले के बाद आप क्या देख रहे हैं कि किस किस को इससे फ़ायदा पहुँचेगा? देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि आज जो फैसला आया उसमें सबसे अहम तरीन चीज़ जो जस्टिस अमीनुल्लाह साहब के जो उनके कमेंट थे, जिसमें उन्होंने कहा कि हम प्राइवेट मुल्ज़मान की जो है अपील पर हम ये फैसला सुना रहे हैं, उसकी उनकी अपील पर तरमीम को बहाल कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखना यह है कि हुकूमत की जानिब से जो दीगर मामला पर इंट्रा कोर्ट पर अपील पर गए हुए हैं, जो मामला उनके सामने हैं, उस पर क्या फ़ैसला आता है। क्योंकि अगर ये एक इनका ये पॉइंट को देखा जाए तो मेरे ख्याल में आइंदा आने वाले दिनों में हुकूमत के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी, क्योंकि वो कोई सादा फैसला नहीं है। 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं जिनको अगर आप समझें कि वो कौन से हैं तो मेरे ख्याल में समझ लग जाएगी जिनका पीटीआई के साथ बिल्कुल डायरेक्ट भी ताल्लुक है। और दूसरा, अगर आप देखें कि इस नैब कानून से, तो नैब के नए कानून से 2400 मुल्ज़मान को फ़ायदा होगा। और जब ये तरमीम हुई थी उस वक्त भी कुछ चीज़ें सामने आई, और उस वक्त भी हम नैब के कुछ दस्तावेज़ात से हमने कुछ रहनुमाई ली और कुछ इधर उधर से हमने मालूमात हासिल की, तो मुल्ज़मान पर 750 मुबैना तौर पर अरब रुपए के 750 अरब रुपए के करप्शन और इख्तियारात के गलत इस्तेमाल का इल्ज़ाम था, जो केसेस बंद हो जाएंगे। और इसी तरह 1650 मुल्ज़मान के केसेस ख़त्म होंगे, जिनमें 750 मुल्ज़मान के केसेस अदालतों से वापस चले जाएंगे। जो दोबारा रीओपन हुए हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे इस मामला को देखते हुए। इसी तरह 69% जो है वो सरकारी मुलाजमीन इससे मुस्तफ़ीद होंगे, और 11% जो है वो सियासतदान होंगे, 10% जो है वो प्राइवेट शख्सियात जो हैं जो मुलव्वस थे, जिनके खिलाफ इल्ज़ामात थे, उनको जो है वो सहूलत मिलेगी। यूँ अगर देखा जाए तो अगर मैं सिर्फ आपके सामने कुछ रखूं कि कौन कौन सी ऐसी सियासी शख्सियात हैं जिनको फ़ायदा पहुंच सकेगा, तो 7 वज़ीर आज़म हैं जो इससे मुस्तफ़ीद हो सकेंगे, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज
काशिफ साहब हैं, शाहिद खकान अब्बासी हैं, चौधरी शुजात हुसैन, हामिद नासिर चट्ठा, यूसुफ रजा गिलानी, राजा परवेज अशरफ, शौकत अजीज़ के केसेस ख़त्म होंगे और साबिक सदर पाकिस्तान जो मौजूदा भी सदर पाकिस्तान है आसिफ जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी और दीगर कुछ जो हैं अहम शख्सियात हैं। इसी तरह 14 वज़राए आला हैं जिनके केसेस जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, जिसमें चौधरी परवेज़ लाही, उस्मान बुज़दार, हमजा शहबाज शरीफ, असलम रईसानी, अब्दुल क़द्दूस बजींजू, परवेज़ खट्टक, महमूद खान, कायम अली शाह, मुराद अली शाह, मंजूर वट्टू, हैदर आज़म होती, मलिक बलोच, सनाउल्लाह ज़हरी और 40 के करीब जो है सूबाई वज़रा और वफाकी वज़रा हैं, कुछ अभी भी मौजूद हैं वफाक में। अगर आप लेकिन अगर जी एक सेकंड साहब मैं सिर्फ मैं चीजें सामने सवाल ऐड कर लें कि कोई ऐसा मेजर पॉलिटिशियन है जिनके केसेस इसके बाद भी चलते रहेंगे? देखिए अगर देखा जाए तो साहब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बहाल हुई है वो है कि 50 करोड़ रुपए से ऊपर का कोई केस, यानी 50 करोड़ रुपए की अगर कोई इल्जाम होगा तो वो नंबर वन, नंबर वन के लेवल का कोई पॉलिटिशियन है जिनके केसेस अभी भी चलते रहेंगे? देखिए मेरे ख्याल में तो कोई ऐसी सियासी शख्सियात नहीं रह जाएगी जिनके खिलाफ अब केसेस होंगे। हाँ अलबत्ता वाइट, देखिए अब वाइट कॉलर क्राइम को दफन कर दिया गया, वाइट कॉलर क्राइम तक उसकी तहकीकात करने के लिए एहतसाब का निज़ाम कोई नहीं मौजूद रहेगा, क्योंकि ना 50 करोड़ रुपए की पोजीशन आएगी, ना आप जो है उसकी तहकीकात के लिए आप नैब में दरखास्त दायर कर सकेंगे और फिर जो 100 जो है उन्होंने रख दिया कि गवाहान होंगे। देखिए इतना इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वाइट कॉलर क्राइम जिसको पकड़ने के लिए एहतसाब के लिए नैब बनाया गया था, उसमें जाते थे। सवाल और देखिए एक और चीज मैं आपके सामने रखूं साधु साहब, हजारों गरीब अफराद, अगर कोई शख्स 50 करोड़ से 5 रुपए कम की 10 दफा करप्शन करे, वो 500 करोड़ की करप्शन करे लेकिन हर दफा 50 करोड़ से 5 रुपए कम की करे, तो क्या नैब उसके खिलाफ एक मुकदमा भी बना सकती है? देखिए इसमें ना एक तरमीम की गई है साहब, आपने वो देखी होगी, उसमें उन्होंने कहा है कि अगर किसी का मुलाजम, जो मैंने कुछ थोड़ा सा पढ़ा, अगर किसी का मुलाजम वो लगभग एक मखसूस रकम उन्होंने दी है कि इसके नीचे अगर कोई ट्रांसफर कराता है किसी का कोई भी शख्स तो उससे कोई पूछगछ नहीं होगी। तो ये बड़ा खौफनाक पहलू है, एक तो ये मामला है और दूसरा 50 करोड़ की जो लिमिट रखी और फिर 100 गवाहान के जो मामला रखे, तो ये एक ऐसा पंडोरा बॉक्स है कि आप एहतसाब का नाम लेना भी नहीं चाहते कि आप कहते हैं कि कोई एहतसाब हो भी ना। देखिए सैकड़ों हजारों गरीब शहरी जो मुख्तलिफ केसेस लेके नैब के पास जाते थे, हमने खुद वहां पर जब मैं रिपोर्टिंग करता हूं वहां पर देखते हैं, वहां पर लेके जाते हैं, वो चंद एक जो है वो पैसों का होता है, 2-2.5 करोड़ तक वो गरीब अफराद के इकट्ठे केसेस जाएं तो वो बड़े बड़े माफिया तक आ जाते हैं। ऐसा लगता है कि इस तरह से जो फॉरम वो कौन सा होगा, क्या फिर वो भी अदालतों के चक्कर ही काटते रहेंगे? देखिए अब एक एंटी करप्शन का वो बताते हैं कि एक फोरम मौजूद है। एंटी करप्शन की कोई भी आप एंटी करप्शन उठा के देख लें, उनके पास वो सलाहियत मौजूद नहीं है कि वो उनको रिलीफ देने में कामयाब हो सके, क्योंकि एंटी करप्शन अदारे के अगर हम केसेस उठा के देखें तो हमें ऐसा लगता है कि वो भी सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नैब का डीजी कौन अपॉइंट करता है? देखिए वो तो एक सियासी हुकूमत, पंजाब हुकूमत, सिंध हुकूमत, सूबाई हुकूमत का चीफ मिनिस्टर कोई भी हो, और फिर वहां पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है वो सपोर्ट हासिल किया जा। अवाम देखिए मकसद हमारा क्या है इसमें, पोजीशन ये है कि आज की नैब तरमीम बहाल होने के बाद ना आप वाइट कॉलर क्राइम को पकड़ सकते हैं, ना आप गरीबों को सहूलियात दे सकते हैं, ना उन तक एक्सेस कर सकते हैं। अगर किसी के साथ जुल्म ज्यादती हुई, किसी ने लूट मार की, वो उनको सपोर्ट नहीं कर सकते, उसको फायदा नहीं पहुंचा सकते। और नंबर 3 जो सबसे आम तरीन केस है कि अगर कहीं पर कोई गलत फैसला हो गया और उसको कैबिनेट की सपोर्ट हासिल हो गई तो वहां तक भी ये नहीं आप जा सकते। और फिर रहती कहती कसर आप ये समझ लें कि अगर कोई केसेस चल रहे हैं जो कि उन्होंने कहा कि 99 से आगाज होगा, यानी माजी में जो करप्शन के केसेस चलते रहे उनका भी मुकम्मल तौर पे सफाया कर दिया गया है। वो बिल्कुल दूध के धुले हुए आज जो है वो सियासतदान कह सकते हैं कि जो जिनके खिलाफ केसेस थे, जिसकी मैं बात करूं कि लगभग 2400 मुलजमान, जिसमें सियासतदान भी हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, कई प्राइवेट शख्सियात भी हैं, वो तमाम को जो है वो एक ऐसी सपोर्ट मिल गई, छतरी मिल गई कि अब वो ये कह सकते हैं हमारे खिलाफ कभी कोई इल्जाम ऐसा नहीं साबित हो सका, क्योंकि ये अब ये कह सकते हैं कि एहतसाब की कोई हमें पोजीशन दिखाई नहीं दे रही। अगर कोई उम्मीद थी तो वो भी खत्म करके रख दी। उम्मीद भी जो खत्म हो चुकी है। तो नाज़रीन यहाँ पर शामिल करेंगे एक छोटी सी ब्रेक।
वेलकम बैक नाज़रीन। और इसके साथ ही जिस तरह से अगर आज के प्रोग्राम से अगर हम कंक्लूजन निकालें तो वो यही निकलता है कि एहतसाब का जो अमल है वो बज़ाहिर तो मुतनाज़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है, और जहाँ पर इसका फ़ायदा सियासतदानों को होगा, लेकिन उसके लिए एक आम शख्स के लिए अगर वो 50 करोड़ से कम की करप्शन अगर वो करता है, तो अगर उस पर इल्ज़ाम लगता है तो वो ये कहाँ पर जाएगा, किस फॉरम पर जाएगा, और ये एक अहम सवाल है। और आइंदा आने वाले दिनों पर इसी पर हम बात भी करेंगे। इसके साथ ही जो प्रोग्राम का वक्त है वो भी ख़त्म हुआ चाहता है। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।